हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल साइंस लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इम्यूनोलॉजी बोल करके एक लास्ट चैप्टर आता है सुटिक्स पे। जैसे कि मैंने कहा था कि हर लेसन से चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगी उनके लिए जिनका एग्जाम्स आ रहा है 2020 का, जिनका एडमिशन है और अब एग्जाम्स है जनवरी में, उनके लिए है ये। और जो न्यू बैच है उनको भी यूज होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ये क्वेश्चंस आने हैं। जैसे हमें मालूम है कि कोविड अभी चल रहा है, तो कोविड में जो इम्यून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है या वैक्सीन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसका बहुत चांसेस है आने के लिए। और मैंने जब लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने पूरा चेक किया तो उसमें भी मेरे को 4 ऐसे क्वेश्चंस इसमें से मिल रहे थे जो रिपीटेड थे इस लेसन में से, जो बार बार पूछे जा रहे थे। उसमें से पहला था कि व्हाट इज इम्यूनिटी, यानी डिफाइन इम्यूनिटी। सेकंड जो था वो था कि क्लासिफाई द इम्यूनिटी को कैसे क्लासिफाई किया जाए। जो तीसरा था वो था इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। और जो चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस पे आता है कि कोई सा भी एक वैक्सीन आपको बनाने के लिए बोल देंगे कि कैसे उसका प्रिपरेशन होता है, उसके बारे में लिखो बोल करके आ जाता है वो क्वेश्चन। तो मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए, ये 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आज मैंने सोचा इसी पे आपको वीडियो बना दूं। साथ में पीसीआई या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अगर कोई अपडेट भी आई है तो वो भी मैं साथ में आपको देते चलती हूँ। सो चलिए बिना लेट करे ये स्टार्ट करते हैं। सो आज का ये टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इम्यूनिटी बोलते किस क्यों है। तो इम्यूनिटी का एकदम शॉर्टेस्ट जो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी मीन्स पावर। पावर मीन्स कुव्वत बोलते हैं जिसको हिंदी में, या फिर हमारी ताकत। किस चीज से ताकत? पावर टू रेजिस्ट द डिजीज। कोई भी डिजीज से बचने के लिए या उसे रोकने के लिए जो हमारे बॉडी में खुद की हमारी जो ताकत होती है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे हमने कोविड टाइम में भी देखा कि किसी की इम्यूनिटी ज्यादा थी, किसी की कम थी। तो किसी को सिर्फ सिम्टम्स दिख के आ रहे थे 3-4 दिन और अपने आप वो ठीक हो जा रहे थे। मोस्टली जो यंग पीपल थे जिनके पास ज्यादा इम्यूनिटी थी उनको सिर्फ सिम्टम्स दिख के आ रहे थे, ज्यादा सीरियस केस नहीं हुआ था। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज के हैं तो उनमें क्या हो रहा था, इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनका केसेस बढ़ जा रहा था, या फिर वो पहले से उनका कॉम्प्लिकेशन था, बहुत तरीके को उनको डिजीजेस था, जैसे कि किडनी हो गया या हार्ट का हो गया, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो इन सबको पहले से इम्यूनिटी कम थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि, और देखने में भी आया कि उनका क्या हो रहा था, ज्यादा सीरियस केस हो जा रहा था। तो हम देखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में क्या है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी जो पावर ऑफ द बॉडी होती है टुवर्ड्स द टू रेजिस्ट द डिजीज, ये इम्यूनिटी को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। इसका कैटेगरी है नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी अब किसको बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि बहुत सारे लोग पैदाइशी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? एक लेबर है ना, मजदूर है, उसका बच्चा है, वो रात दिन भर अगर समझो वो रोड पे भी खेल रहा है और वहीं पे खाना खा रहा है, वहीं पे पानी में खेल रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वो पैदाइशी बहुत स्ट्रांग होता है। और उसका रीजन क्या रहता है? जेनेटिक रहता है। यानी कि उसके माँ बाप भी बहुत फिजिकली एक्टिव थे, बहुत मजबूत थे, तो उनका बच्चा भी मजबूत होता है। वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे कोई ऑफिसर है जो कि रात दिन एसी में वो लोग रहते हैं, बहुत हाइजीन में रहते हैं, बहुत संभल के खाना वाना खाते हैं, अगर उनके बच्चे को धूप में ला करके खेलने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर पानी में वो खेल ले तो वो बहुत जल्दी तबीयत उसकी खराब होती है। रीजन ये है क्योंकि वो जेनेटिकली कमजोर होते हैं, उनके माँ बाप भी जो होते हैं नाजुक होते हैं और ये धूप गर्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके बच्चे में भी यही बात आती है। तो जो पैदाइशी हमारे में जो पावर होता है, जो पैदाइशी हमारे में जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। अब दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। तो अब ये एक्वायर्ड कैसे होता है, हमें इम्यूनिटी कैसे आती है? जैसे कि एक हम बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे, वैक्सीन। जैसे कोविड के टाइम में भी हमने क्या देखा कि वैक्सीन लगाओ तो हमारे जो अंदर की जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ, कोविड से लड़ने के खिलाफ वो बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी हो गया, कंपल्सरी हो गया। गवर्नमेंट ने इतने सारे पॉलिसीज बना दिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें अपने अंदर उस कोविड से लड़ने के लिए हमें अपना क्या बनाना था? रेजिस्टिविटी बनाना था। तो किससे बनना था? वैक्सीन से। तो वो हमारे में पहले से तो था नहीं, बाद में आया, तो बाद में वो हमारे में डेवलप होना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो बाद में जब वैक्सीन डाल करके जो होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। वो और कौन कौन सी कैटेगरी होती है हम धीरे धीरे देखेंगे। अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो कुदरती तौर पे पैदाइशी होती है इम्यूनिटी, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? तो एज हो गया, रेस हो गया, स्पीशीज हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अब एज कैसे? एज जैसे छोटा बच्चा है
जैसे 1 साल का है, क्रॉलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, या 6 महीने से छोटा बच्चे को बहुत तबीयत खराब होती है। रीजन क्या रहता है? उनमें इम्यूनिटी कम होती है। ये इम्यूनिटी धीरे धीरे ताकत बढ़ती जाती है जब वो ग्रोन अप हो जाता है, जब वो नौजवान हो जाता है, जब उसकी एज 15 से लेकर 25 तक होती है, तो वो बहुत क्या रहता है, मजबूत हो जाता है, उसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर सपोज अगर इन्फ्लुएंजा हुआ या फिर फ्लू, वायरल फ्लू हो गया, एक छोटी मोटी सर्दी जुकाम, कोल्ड फीवर ही हो गया, तो 2-3 दिन तक उसको क्या रहता है, सिम्टम्स दिख के आते हैं, सर्दी जुकाम जैसे महसूस होता है, और वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है। रीजन क्या था? रीजन ये है कि वो अंदर से खुद ताकतवर है, इसलिए अगर कुछ वायरस या बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन का भी अगर अटैक हो रहा है, तो वो अपने आप उसकी इम्यूनिटी उससे लड़ करके, उसकी जो WBC है, जो एंटीबॉडीज उसके अंदर बनता है, वो खुद लड़ करके उसे ठीक कर देगा, है ना। तो ये थी एज। और फिर वही जब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, जब एज ज्यादा हो जाती है, तो फिर से उसकी इम्यूनिटी घटने लग जाती है और वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है, किस पे डिपेंड करती है? एज पे डिपेंड करती है। दूसरा है रेस। रेस यानी कि वो भागने दौड़ने वाला रेस नहीं, ये रेस यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो कलर की वजह से थोड़ा अलग, जैसे गोरा काला, जैसे इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका वगैरह में रेसिज्म चलता है, यानी कि गोरे काले का भेद चलता है, डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो रेस यानी कि सिर्फ कलर के बेस पे, हाइट के बेस पे, उसका स्ट्रक्चर के बेस पे, उसकी लुक के बेस पे, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस बोलेंगे। तो ये भी क्या होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि सपोज अमेरिका में क्या है, वो लोग जैसा उनका लाइफ स्टाइल है, वो बहुत हाइजीन, और वो एक एग्जांपल जस्ट मैं दे रही हूँ कि वो स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह ज्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बचपन से नहीं खाए हैं। तो अगर हम उनको खिला दिया, वो हमारे इंडिया में आ गए और यहाँ का कुछ चटपटा वो लोग खा लिए, जैसे समोसा वगैरह खा लिए या कुछ और मिर्चियां खा ली, क्या तो भी खा लिए, तो क्या होता, उनके पूरे फेस, आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता, पूरा मुंह लाल हो जाता। तो ये क्या है? उनकी कैपेबिलिटी है, उनका क्या है, अंदर की उनकी पावर, उन्होंने कभी भी अपने अंदर वो डेवलप ही नहीं हुआ। वही इंडियंस है, वो सब उनको चलता है ना, स्पाइसेस वगैरह, क्यों? बचपन से वैसा हुआ है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेंगे कि एक हम हैं जो अर्बन सिटीज में रहते हैं, या फिर एक वो हैं जो ट्राइब्स रहते हैं, जो कि जंगलों वगैरह में आज भी आदिवासी की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो ज्यादा मजबूत रहते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि वो नेचर के बीच में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी उनमें ज्यादा रहती है, और वो रात दिन हर चीज से, हर वातावरण में वो क्या रहते हैं, एडेप्टेड रहते हैं। तो वो हमसे ज्यादा पावरफुल रहते हैं, हमसे ज्यादा उनमें इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट है स्पीशीज। स्पीशीज यानी कि प्रजाति आती है, जैसे कि हमने पेड़ पौधों में भी बहुत सारे, जैसे कि एग्जांपल ले लिए, एक रोज का ही पौधा है, तो एक रेड होता है, एक पिंक होता है ना। तो हम बोलते हैं ना, अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग स्पीशीज के हैं। तो ऐसे ही इंसानों में भी या जानवरों में भी जो अलग अलग स्पीशीज के रहते हैं, तो वो स्पीशीज देख देख के भी एक प्रजाति होती है जो बहुत मजबूत होती है, एक जो रहती है उसकी कम होती है, एक और रहती है वो कम रहती है। और लास्ट वाला क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि जैसे कि अगर एक फैमिली में अगर 4 बच्चे भी हैं, तो वो 4 बच्चों में एक ज्यादा इम्यूनिटी होगा, उसमें ज्यादा कुवत होगी, उसमें ज्यादा ताकत होगी। वही जो दूसरा बच्चा है वो बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम आ जाती है, और हम क्या बोलते हैं, वो नाजुक है बच्चा है, या फिर क्या बात है कि इसको हमेशा सालों साल ये तबीयत खराब रहती है। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसकी नेचुरल इम्यूनिटी कम रहती है, और जो स्ट्रांग रहता है उसको अगर कुछ हुआ भी तो वो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम इसको देखेंगे कि ये है क्या। एक्वायर्ड में फिर से एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें फिर से नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड एक्टिव आ गया, एक्टिव का मतलब होता है कि हमारा बॉडी ही एक्टिव हो जाता है, हमारा बॉडी काम करना शुरू कर देता है। किस सेंस में? सपोज कोई पैथोजन गया हमारे बॉडी के अंदर, कोई वायरस गया या कोई बैक्टीरिया गया या कोई प्रोटोजोआ गया, कुछ भी गया, तो हमारे जो ब्लड में जो WBC होते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, वो क्या करते हैं, वो उस पैथोजेंस को पहचान करके उसके खिलाफ में हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में ही इसकी फैक्ट्री है, किसकी? एंटीबॉडीज जनरेट करने की। तो यहाँ होता क्या है, जो नेचुरल जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव वर्ड आते के साथ हमें ये समझना चाहिए, एक्टिव यानी हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, हमारा WBC एक्टिव हो जाता है, और वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को मारने के लिए क्या करता है, पर्टिकुलर
एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो वो हमारा बॉडी ने काम किया, हमारी बॉडी एक्टिव हो गई और जो पैथोजन एंटर हुआ उसको मारने के लिए वो काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है, यानी कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि जैसे कि अपने आप, जैसे हमें इन्वायरमेंट से कभी भी कुछ भी पैथोजेंस इंटर हो जाता है। पैथोजन का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ भी हमारे अंदर अगर एंटर हो गया तो क्या होगा, वो जर्मिनेट होना शुरू होगा, हमारे ब्लड में, स्ट्रीम में फैल जाएगा और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सर्दी जुकाम शुरू हो गया तो ये जो नेचुरल है तो क्या होता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन तक सर्दी जुकाम बुखार रहता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स ने उसको पहचान लिया और उसके खिलाफ में बहुत सारे एंटीबॉडीज जनरेट कर दिया। और वो उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारी आर्म फोर्स है। जैसे फोर्सेस होते हैं ना, नेवी, एयरफोर्स और ये आर्म फोर्स, आर्मी वाले, तो वो उनका काम क्या रहता है, दुश्मनों से लड़ने का। तो वैसे ये जो नेचुरल इम्यूनिटी जिसमें हम बोल रहे हैं, उसमें हमारे WBC बहुत सारे एंटीबॉडीज बना देते हैं किसके खिलाफ में, जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए। और फिर दोनों में क्या होता है, झगड़ा होता है, जंग होता है, वॉर होता है। और उसमें अगर सपोज हमारा WBC जीत गया तो हम ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हम अच्छे होने लगते हैं। और अगर हमारा हार गया तो धीरे धीरे हम और हमारी हालत बिगड़ती जाती है और फिर हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है और दवाइयां लेना पड़ता है। तो नेचुरल यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी, और वो भी नेचुरल। नेचुरल वो कि अगर पैथोजन गया तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ में शुरू हो जाता है एंटीबॉडीज बनाना। और अब आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी तो है लेकिन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। मैन मेड, जैसे हम ज्वेलरी में भी बोलते हैं ना, एक गोल्ड ज्वेलरी, एक हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल कब होता है? जब उसे ह्यूमन बींग्स, जब उसे इंसान उसमें क्या पानी चढ़ाते हैं, सोने का पानी चढ़ाते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, और फिर वो क्या होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हम कब इम्यूनिटी जनरेट कर पाते हैं? जब हम, एग्जाम्पल इसका हम लेंगे, जैसे वैक्सीन हमने ले लिया। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी में जैसे वैक्सीन गया, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पे दिया हुआ, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी सबसे पहले समझ लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी होता क्या है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है। किस लिए एक्टिव हो जाता है? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हमारा जो ब्लड में WBC होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब जब पैसिव होता है, पैसिव को कैसे पहचानेंगे या कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे? पैसिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार नहीं है। समझो फैक्ट्री है हमारा बॉडी, वो बोल देता है भाई मैं तो अब नहीं बनाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर से हम कोई एंटीबॉडीज लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि ये एंटीबायोटिक ले लो, तो हमने हमारा बॉडी, हमारा ब्लड एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है तो हमें कहाँ से, बाहर से डालना पड़ता है। या फिर बहुत सारे एंटी सीरम, ये सीरम्स होते हैं, एंटीटॉक्सिन होते हैं, या फिर जो दवाइयां होती हैं, एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, वो किस में आ जाता है? पैसिव में आ जाता है। पैसिव यानी रेडीमेड हम मेडिसिन लेना, जिसके वजह से हमारा जो बॉडी है वो बाहर से जो भी पैथोजेंस आया उसको मार सकना, या फिर उसको वीकन कर पाना, या फिर हमारे डिजीज को खत्म कर देना। तो वो आ जाता है पैसिव में। पैसिव में बस इतना याद कर लीजिए, हमारा बॉडी उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, हमारा बॉडी कोई प्रोडक्शन नहीं करता एंटीबॉडीज को, तो हमें ऊपर से अलग से दवाई लेनी पड़ती है, वो हो जाता है पैसिव। पैसिव यानी रेडीमेड कोई सी भी एंटीबायोटिक्स लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अभी नेचुरल का मतलब क्या हो गया? नेचुरल का एक एग्जांपल हम बेस्ट ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, जो अभी पैदा हुआ है, तो पैदा होते जब क्या होता है, वो सिर्फ डिपेंड होता है माँ के दूध पे। तो माँ के जरिए, जो माँ में एंटीबॉडीज था, वही मिल्क के जरिए, दूध के जरिए बच्चे में आता है। तो एक तरह से वो बच्चा जो अभी छोटा है, जो जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाती है? तो ऑटोमेटिक जो माँ का जो दूध बच्चे को मिल रहा है, वो दूध में ही एंटीबॉडीज वगैरह रहता है, जो कि माँ का था लेकिन अब दूध के जरिए बच्चे में आ रहा है। तो ये भी बच्चे का अपना नहीं है एंटीबॉडीज, लेकिन कहाँ से आ रहा है? माँ से आ रहा है, माँ के दूध के जरिए से आ रहा है। तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमने रेडीमेड बाहर से डाला, तो ये भी किस में आ जाता है? पैसिव में आता है, लेकिन नेचुरल कैटेगरी में आता है। यहाँ पे देखिए पैसिव में आएगा लेकिन नेचुरल कैटेगरी में आएगा।
अब ये आर्टिफिशियल वाला, जैसे मैंने कहा कि कोई सा भी तबीयत वगैरह खराब है ना, फीवर नहीं कम हो रहा है, कोल्ड फीवर है नहीं कम हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें क्या किया, एंटीबायोटिक्स दे दिया, या तो इंजेक्शन फॉर्म में या सिरप में या गोली में, क्या भी। तो लेकिन हम वो बाहर से डाल रहे हैं ताकि हम अपने आप को पावरफुल बना सके, उस जो पैथोजन हमारे अंदर आ गई है उससे लड़ सके। तो याद रख लीजिएगा, एक नेचुरल इम्यूनिटी होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहता है। एक्वायर्ड का मतलब ग्रहण होना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें भी दोनों में भी सेम है, दो कैटेगरी और है, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, ये सेम है, नीचे देखेंगे जरा क्या है, थोड़ा और नीचे कर लेती हूँ मैं, थोड़ा और, हाँ बस वही सब चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही सब चीज है। आपको जब नोट्स लिखना होगा, इसको डिटेल में लिखना होगा, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये आपको डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको आउटपुट भी देना होता है, यानी कि आप जब तक नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स का। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन है, वायरल्स है, एंड्रिकेट्सियल वैक्सीन है, या फिर टॉक्सिकॉइड है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोडक्ट पे तो अभी मैंने देखा कि कम ही पूछता है, लेकिन ये आपको चार्ट याद रहना चाहिए। जैसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो इसको फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायग्नोस्टिक एजेंट। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में फिर से वही बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल, रिकेट्सियल या फिर प्रिपरेशन हो गया। फिर पैसिव में क्या हो गया, पैसिव यानी जो हम बाहर से डालते हैं, जैसे कि एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटीवायरल सीरम हो गया, एंटीबैक्टीरियम हो गया, या इम्यून ब्लड हो गया, जैसे कि ये ह्यूमन इम्यूनोलॉजी हो गया, या फिर ड्राइड जो हम बाहर से जैसे कि सीरम वगैरह डालते हैं, या फिर जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स जब एकदम डाउन हो जाते हैं तो बाहर से उन्हें, या फिर अभी कोविड में भी प्लाज्मा थेरेपी चल रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, हमने बाहर से रेडीमेड चीज कुछ प्रोडक्ट डाले जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हुई। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं 2 मार्क्स में, कि डिफाइन इम्यूनिटी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, पावर है। क्या चीज का पावर है, पावर ऑफ द बॉडी विच प्रिवेंट द अटैक ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इम्यूनिटी का मतलब ही होता है हमारी बॉडी का पावर, इम्यूनिटी, जिसकी वजह से जो पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, उनका अगर अटैक हो गया तो उसके हमारा बॉडी अपने आप उसको अटैक करके उसको मार डालता है और हम ठीक होते जाते हैं धीरे धीरे। इट प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज, और ये इम्यूनिटी की वजह से ही, ये हमारी पावर की वजह से ही, हमारी कुव्वत की वजह से ही हम डिजीज से लड़ पाते हैं और उसको खत्म कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो जैसे द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस पॉइजन और टॉक्साइड सब्सटेंस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म कॉल्ड द टॉक्सिन्स। अब जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी पैथोजन जो कि डिजीजेस क्रिएट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल्स क्या रहता है, पॉइजन, हमारे लिए जहर रहता है, इसलिए उसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। और एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है, इफ द ब्लड इज विथड्रॉन एंड अलाउड टू क्लॉट, द एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द सीरम, द सीरम इज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। अब टॉक्सिन यानी जहर, लेकिन एंटीटॉक्सिन यानी उसका काट, है ना, जहर का काट। तो ये भी हमारे बॉडी में मिलता है जब हम ब्लड निकाल लेते हैं, है ना, ब्लड जैसे हम इनके पास जाते हैं टेस्ट कराने वाले, ये क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये तो क्या करते हैं, वो लैब टेक्नीशियन हमारा ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं। तो अगर वो सैंपल लेकर के उन्होंने रखा है, स्टोर किया है, तो क्या होता है, जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, वो घट हो जाता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर सिर्फ सीरम रह जाता है, ऊपर सिर्फ लिक्विड हो जाता है। और उस लिक्विड में ही क्या फाउंड होता है, उस लिक्विड में ही एंटीबॉडीज मिलता है, जो कि टॉक्सिन जिसकी वजह से हम बीमार पड़े हैं उसका वो काट रहता है और वो हमें ठीक करता है। अब इसी तरह से सीरा का आता है। सीरा क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है सीरम का। सीरम बोले तो एक, सीरा बोले तो कई टाइप्स के सीरम। अब ये होता क्या है, ऊपर कर लेते मैं इसको थोड़ा और थोड़ा ऊपर, बस। सीरम इज द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर द पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी जैसे मैंने कहा कि बाहर से हम रेडीमेड चीज डालते हैं, तो ये सीरा या सीरम भी हम
बाहर से रेडीमेड हमने क्या डाला, दवाई डाला, जिसकी वजह से हम वो बीमारी से बच पाते हैं, हम ठीक हो पाते हैं। अब कभी कभी बीसीजी का फुल फॉर्म बोल देता है, पूछ लेता है, तो इसका क्या होगा, बैसिलस कैलमेटी-गुएरिन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा और वैक्सीन के बीच में डिफरेंस बताओ। वैक्सीन क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि वैक्सीन जो है ये एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है, प्रिपेयर्ड कॉजेटिव एजेंट। हाँ, तो वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन का मतलब ही होता है कि हमने जैसे कि जो वायरस से या जो बैक्टीरिया से हम बीमार पड़े हैं, उसी बैक्टीरिया या वायरस को किल्ड फॉर्म में, डेड फॉर्म में, या फिर वीकेंड फॉर्म में, यानी कमजोर करके या मार करके उसके फिर से बनाई जाती है दवाई, और वही क्या करते हैं, हमें टीका दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। तो हमारे अंदर जब वो ब्लड में जाता है तो हमारा जो WBC रहता है वो पहचानता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके खिलाफ में बहुत सारे एंटीबॉडीज रिलीज करता है, बनाता है, प्रोडक्शन करता है, और जिसके वजह से क्या होता है, वो मरे हुए वायरस को ही क्या करते हैं, या बैक्टीरिया को ही और मार करके सोचते हैं कि हमने इसे मार डाला। कौन ऐसा सोचता है, हमारे अंदर का जो आर्म फोर्स है, कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो वो अब आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, उनकी मेमोरी में ये बात रह जाती है। अब जब रियलिटी में जैसे पोलियो ड्रॉप भी दिए, तो पोलियो ड्रॉप में क्या होता है, जो पोलियो से जो क्रिएट करता है पॉजिटिव एजेंट, उसी को डेड फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में डाल दिया जाता है। अब उसको आइडेंटिफाई करके हमारा ब्लड क्या रहता है, उसके अपोजिशन में बहुत सारे आर्म फोर्स, बहुत सारे एंटीबॉडीज बना लेते हैं। अब एक्चुअली जब इन्वायरमेंट से अगर जाता है तो हमारा बॉडी फिर से उसको पहचान जाता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल, और उसके खिलाफ में और एंटीबॉडीज बना करके उसको मार देता है, और हमें मालूम भी नहीं होता हमारे बॉडी को, और हम ऑटोमेटिक ठीक रहते हैं। तो वो दिया है यहाँ पे। जबकि सीरा क्या होता है, ये होता है सीरा कि हमारे ब्लड को पहले लिया जाता है, किसी के भी ब्लड को उसको क्लॉट कर दिया जाता है, और जो ऊपर का जो ये क्लियर पेल येलो लिक्विड रहता है ये कलेक्ट होता है, और यही इसमें भी एंटीजेंस, एंटीबॉडीज रहते हैं जो हमें बचाते हैं बीमारियों से। सेकेंड वैक्सीन में क्या है, वही दिया हुआ है कि डेड बैक्टीरिया तो रहता है, वीकेंड बैक्टीरिया रहता है, जबकि यहाँ पे सीरा क्या दिया हुआ है कि ये बैक्टीरिया रहता है या फिर टॉक्सिन्स रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि स्टिमुलेट्स द बॉडी। इसमें वैक्सीन में हमारा बॉडी को ही एंटीबॉडीज बनाना पड़ता है, यानी काम करना पड़ता है हमारे बॉडी को, जबकि यहाँ पे रेडीमेड चीज आती है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर दूसरे एनिमल से या दूसरे ह्यूमन बींग से रेडीमेड चीज डाली जाती है। यहाँ नेक्स्ट है गेनिंग इम्यूनिटी, यहाँ धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती है ना। जैसे कोविड में वैक्सीन ले लिए तो 2 या 3 हफ्ते तो लगते ही है इम्यूनिटी बनने में। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इमीडिएटली, यहाँ पे रेडीमेड चीज क्योंकि हमने दवाई डाली है, जैसे सीरा डाला है, एंटीटॉक्सिन डाला है, तो हमारे बॉडी में जाते के साथ ही असर दिखाना शुरू होता है। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको हम। नेक्स्ट देखेंगे रिमेन इम्यून फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में एक बार चला गया तो ये काम भी बहुत दिनों तक अपना असर दिखाता है, जबकि ये शॉर्ट पीरियड रहता है। जितना दिन ये हमारे बॉडी में रहेगा, जैसे कि हम एंटीबॉडीज वगैरह जो खुराक है तो 3 दिन में ही असर दिखाता है, 5 दिन का तो 5 दिन का ही उतना ही रहता है। यहाँ क्या वैक्सीन बनने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको कॉम्प्लेक्स मेथड रहता है, बहुत सारी चीजें इसमें फॉलो अप करनी पड़ती है, ट्रायल्स लेने पड़ते हैं। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि बहुत टाइम लग गया वैक्सीन बनने में, ना। तो लेकिन यहाँ पे जो सीरा था ये इसमें कुछ भी नहीं रहता, ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है और उसमें से सीरम को सेपरेट करके यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ लास्ट जो पॉइंट है, द वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली अ सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीन जो होते हैं वो एक बीमारी का एक ही वैक्सीन होता है, जैसे कोविड का एक वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस का, या फिर हेपेटाइटिस का। ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस वाले कोविड को लगा देंगे, ये कोविड वाला वैक्सीन हम हेपेटाइटिस को लगा देंगे, तो पर्टिकुलर उसी का रहता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताओ। तो जैसे मैंने कहा एक्टिव का मतलब हमारी बॉडी को ही एक्टिव होना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। क्या जनरेट करना पड़ता है? एंटीजेंस या एंटीबॉडीज। यहाँ पे देखो प्रोड्यूस बाय द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाना पड़ता है, हमारी बॉडी को एक्टिव होना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इसमें रेडीमेड चीज होती है, तो यहाँ पे हमारा बॉडी कुछ नहीं करता है, दूसरों का जो इम्यून सिस्टम था, दूसरों का जो रेडीमेड दवाई है वो इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फेस, इसके साइड इफेक्ट नहीं रहता क्योंकि हमारे बॉडी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसका साइड इफेक्ट दिख के नहीं आता, जबकि यहाँ पे दिख के आ सकता है। थर्ड पॉइंट यहाँ देखेंगे कि लेटेंट पीरियड फ्रॉम, जैसे कि मैंने कहा कि उसको बनने में हमारे बॉडी में ही इम्यूनिटी बनते बनते, कोविड का हमने वैक्सीन लगाया 2 या 3 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं क्या होने में,
ये इम्यूनिटी जनरेट होने में, हमारी कुव्वत, हमारी पावर जनरेट होने में, जबकि यहाँ पे नहीं लगता है, यहाँ पे फटाफट असर दिखाती है वो दवाई। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज मोर इनहांस, यानी जब हम सेकेंड डोज लगाते हैं या सेकेंड टाइम ऑटोमेटिक कोई वायरस आ गया, एक बार तो वैक्सीन ने हमें बचा लिया और दूसरे टाइम जब ऑटोमेटिक आ गया तो फिर मेमोरी पावर रहती है हमारे ये WBC, तो ऑटोमेटिक सेकेंड टाइम और अच्छा रिस्पॉन्स वो दिखाता है। जबकि यहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि मेमोरी नहीं रहती है, क्योंकि सिर्फ दवाई जाता है, हमारे अंदर कुछ भी इम्यूनिटी पावर जनरेट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत दिनों तक भी असर दिखाती है, ये नहीं दिखाती है, छोटे टाइम के लिए दिखाती है। ये ज्यादा इफेक्टिव होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। लास्ट पॉइंट देखेंगे थोड़ा ऊपर, सेवंथ पॉइंट, नॉन एप्लीकेबल इन द इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल, यानी कि हम वैक्सीन उन पर्सन को नहीं दे सकते जो पहले से ही डेफिशिएंट है, यानी कि उनमें इम्यूनिटी है ही नहीं या जनरेट हो ही नहीं सकती। जैसे कि कोई पहले से किडनी फेलियर कोई पेशेंट है या फिर कैंसरस पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में ऐसा हो जाता है सिस्टम कि आप कितना भी वैक्सीन डालो लेकिन उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देता, एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है। तो जब बना ही नहीं पाता तो आप कितना भी वैक्सीन डाल दो उसमें कोई असर नहीं दिखेगा। लेकिन ये रेडीमेड दवाई है तो ये असर दिखा देती है। लास्ट है कि ऑफर्स बेटर प्रोटेक्शन, ओवरऑल देखा जाए तो वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, किससे, ये सीरा से। सो विद दिस, तो आपको डिटेल थोड़ा डिप्थीरिया का आपको देखना होगा तो आप इसमें से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए आप सिर्फ इसको देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जहां तक बात रही, ऊपर देखो थोड़ा और ऊपर करेंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं, तो आप भी इसमें देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे, मैंने यहाँ मार्क भी किया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस लेसन में से। ऊपर थोड़ा करेंगे, देखिए बड़े क्वेश्चंस में आता है बड़े क्वेश्चंस में इसमें से आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे देखिए यहाँ पे 14 मार्क्स का एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन पे बोलो या फिर प्रिपरेशन पे बोलो डिप्थीरिया के। नेक्स्ट इसी तरह से और भी आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सिर्फ आप रेफरेंस के लिए कि मैंने ये सब चेकआउट कर लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं जल्दी इसको स्क्रॉल अप कर लेती हूँ, आप आराम से पॉज करके इसको देखते रहिएगा। यहाँ पर भी मैंने वहाँ 15 मार्क्स या 5 मार्क्स लिख रखा है, देखिए क्लासिफाई इम्यूनिटी या वैक्सीन या सीरा के बारे में बोलो। हाँ, नेक्स्ट और थोड़ा देख लेंगे। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो, हाँ, आपको अपडेट भी देना था कि मैंने चेकआउट किया कल भी परसों भी, लेकिन PCI या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी या फिर एग्जामिनिंग अथॉरिटी में कोई भी न्यू अपडेट नहीं आई हुई है। और इसके साथ ही जो भी अपडेट्स आई हुई हैं, सर्कुलर आई है, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए, जैसे एज लिमिट पे हो गया या फिर कैलेंडर पे हो गया कि कौन कौन से एग्जाम कब कब होने वाले हैं, वो सारे मैंने वीडियोस पहले बना रखे हैं। आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप मेरे साथ बने रहिए न्यू अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।